हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत हैं। अब तो तय हो गया कि शादी के बाद आप रोज ऐसे ही नई नई साड़ियाँ पहनकर हमें दिखाएंगी। हमारी आंखें जब तक आपको देखकर भर नहीं जाएंगी तब तक हम रोज नई नई साड़ियाँ लाकर आपको देंगे। हम चाहते हैं हमारी बहू सबसे खूबसूरत दिखे और हमेशा सजी धजी रहे। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो माँ, इन्होंने मुझे कितनी सुंदर मेहंदी भी लगा दी है। और ये देखिए ये चूड़ियाँ। मैंने इनसे कहा तो ये तुरंत ही अपने पार्लर से मैचिंग की चूड़ियाँ ले आई। ये पीले और लाल रंग की चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है ना माँ। तारा एक बच्ची की तरह खुश हो रही थी और अपना श्रृंगार और अपने गहने कुंती जी को दिखा रही थी। कुंती जी भी इस बात से बहुत खुश थी कि तारा खुश है। उन्होंने अपना खानदानी हार तारा के गले में पहनाते हुए कहा, इस हार से आपकी शोभा नहीं बढ़ रही है तारा, आपकी खूबसूरती ने इस हार की शोभा बढ़ा दी है। एक बार फिर कुंती जी ने अपनी आंखों से काजल निकालकर तारा के कान के पीछे लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी सी खूबसूरत बहू को किसी की नजर न लगे। स्नेहा दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकती थी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन भी अपने कमरे से कुर्ता पजामा पहनकर बाहर आया और जैसे ही उसकी नजर तारा पर पड़ी वो हैरान रह गया। वो एक टक तारा की तरफ देखता रहा। कुंती जी उसके पास गई और उसकी बलाएं लेते हुए कहा, आज तो हमारा बेटा भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा है। लेकिन अर्जुन को जैसे उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। कुंती जी ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, हमें भी आश्चर्य हो रहा था। देखो ना कितनी साधारण तरीके से रहती थी तारा, हमें तो पता ही नहीं था कि इस साधारण से रंग रूप के पीछे इतनी खूबसूरत लड़की छुपी हुई है। तारा ने अर्जुन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन आंखें झुकाकर तारा की तरफ आया और उसने तारा से धीरे से कहा, भला की खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है आप तारा। और आज हमें अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा है कि हमें सर्वगुण संपन्न लड़की मिली है अपने जीवन साथी के रूप में। दादाजी पीछे खड़े हुए अर्जुन की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी छड़ी उठाकर अर्जुन की पीठ में मारते हुए कहा, अरे भाई जरा यहाँ वहाँ भी देख लीजिए, आपके बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हुए हैं और आप हैं कि अपनी होने वाली पत्नी की खुलेआम तारीफें किए जा रहे हैं। अर्जुन और तारा मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने अपना कान पकड़ते हुए कहा, अरे हमने तो आपको देखा ही नहीं। फिर अर्जुन ने दादाजी के पैर छुए। पंडित जी आ गए। पूजन की तैयारी हो गई। सारे रिश्तेदार मोहल्ले वाले भी आ गए और फिर सगाई की रस्म शुरू हो गई। हालांकि मोहल्ले वाले अपनी आदत के अनुसार सब कानाफूसी कर रहे थे कि ये लड़की तो उनके रिश्तेदार की थी, इसके घर से कोई नहीं आया, फला। लेकिन अर्जुन और कुंती जी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सगाई की रस्म शुरू हो गई और पंडित जी अर्जुन और तारे से पूजा करवा रहे थे। इधर प्रियांश और नैना कार्ड देने निकल पड़े। नैना ने प्रियांश से कहा, पहले मेरे दोस्तों को कार्ड देने होंगे, तुम अपने दोस्तों को बाद में दे देना। प्रियांश ने नैना से कहा, ठीक है तुम जैसा चाहो। नैना ने प्रियांश से कहा, मैं सबसे पहले विदित को कार्ड देना चाहती हूँ। नैना के मुझसे विदित का नाम सुनकर प्रियांश हैरान रह गया। उसने नैना से पूछा, लेकिन उसे क्यों? नैना ने प्रियांश से कहा, जैसे तुम सुहाना को अपनी शादी में बुलाना चाहते थे वैसे ही मैं भी उसे बुलाना चाहती हूँ, देखती हूँ वो आता है या नहीं। प्रियांश ने अपनी नाक फुलाते हुए नैना से कहा, प्लीज नैना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम विदित को अपनी सगाई में बुलाओ। नैना ने भी गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम क्यों नहीं चाहते हो? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करोगे, लेकिन तुम वही कर रहे हो। अब चुपचाप गाड़ी विदित के घर की तरफ मोड़ दो। प्रियांश ने मजबूरी में विदित के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। नैना विदित के घर गई। प्रियांश से भी उसने चलने के लिए कहा, लेकिन प्रियांश गाड़ी से नहीं उतरा। नैना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लो तुम्हें क्या करना है। प्रियांश ने मजबूरी में विदित के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। नैना विदित के घर गई। प्रियांश से भी उसने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन प्रियांश गाड़ी से नहीं उतरा। नैना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब प्रियांश की मजबूरी थी, उसे नैना के साथ विदित के घर जाना पड़ा। दरवाजा विदित ने ही खोला और नैना और प्रियांश को एक साथ देखकर वो हैरान रह गया। लेकिन शायद हैरान होने की बारी नैना की थी। विदित के ठीक पीछे रिद्धि खड़ी हुई थी। रिद्धि ने हाथों में चूड़ा पहना हुआ था, उसकी मांग में सिंदूर था। रिद्धि को इस रूप में देखकर नैना की आंखें नम हो गई। उसने रिद्धि और विदित को बधाई देते हुए कहा, कम से कम शादी में तो बुला लेते, तुम लोगों ने तो लगता है बहुत जल्दबाजी में शादी कर ली। विदित थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने नैना से अंदर आने के लिए कहा, लेकिन नैना ने बाहर से ही उसे कार्ड देते हुए कहा, मेरी सगाई है कल, तुम दोनों जरूर आना। इतना कहकर नैना वहां से गाड़ी में आकर बैठ गई। नैना का दिल भर आया था और गला भी, और नैना की हालत देखकर प्रियांश को अच्छा नहीं लगा। उसने नैना से पूछा कि इसने शादी कर ली है? वो लड़की कौन थी जो उसके पीछे खड़ी हुई थी? क्या वो उसकी वाइफ थी? नैना ने प्रियांश से कहा, थोड़ी देर चुप बैठो कि प्रियांश, मुझे आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना। अब गाड़ी आगे बढ़ाओ, मुझे किसी और को भी कार्ड देने जाना है। प्रियांश ने घूरकर नैना की तरफ देखा और उससे कहा, तुमने तो मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई अपने ड्राइवर से बात करता है। नैना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ प्रियांश, मेरे लिए ड्राइवर भी एक इंसान है, लेकिन फिलहाल मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। अब चलो, बस मुझे अपने एक दोस्त को और कार्ड देना है, उसके बाद हम तुम्हारे दोस्तों के घर चलेंगे। प्रियांश नैना के कहे हुए रास्ते पर गाड़ी लेकर जाने लगा। गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के आगे रुक गई। प्रियांश ने अपने गॉगल्स उतारकर शॉर्ट में लगाते हुए पूछा, यहाँ पर तुम्हारा कौन सा दोस्त रहता है? नैना ने प्रियांश से कहा, है कोई, अंदर चलो सब पता चल जाएगा। नैना ने दरवाजा खटखटाया तो नौकर ने दरवाजा खोला। जैसे ही नैना और प्रियांश घर के आंगन में दाखिल हुए, सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रियांश ने हैरानी से नैना की तरफ देखते हुए पूछा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये अर्जुन का घर है? तुम अर्जुन के यहाँ जा रही हो? नैना का हाल और भी ज्यादा बुरा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने अर्जुन और तारा सगाई की रस्म कर रहे थे और अपनी बहन को अर्जुन के साथ ऐसे बैठा हुआ देखकर नैना पूरी तरह हैरान थी। प्रियांश ने नैना से कहा, कुछ बोलोगी भी तुम? इस अर्जुन के घर में क्यों आई हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। नैना ने प्रियांश से पूछा, प्रियांश क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? प्रियांश ने गुस्से से नैना से पूछा, सामने अर्जुन दिख रहा है और क्या दिखाना चाहती हो? नैना ने प्रियांश से कहा, प्रियांश सामने दीदी बैठी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है ना? सामने तारा और ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं। मेरी दीदी अर्जुन के साथ क्या कर रही है? इन दोनों की सगाई कैसे हो रही है? ये सब क्या है प्रियांश? नैना की बात पर ध्यान देते हुए जैसे ही प्रियांश ने गौर से तारा को देखा, वो भी हैरान रह गया। उसने नैना से पूछा, तुम ठीक कह रही हो नैना? ये तो तारा है, लेकिन तारा तो किसी और के साथ, तो क्या तारा अर्जुन के साथ भागी थी? और अगर अर्जुन के साथ भागी थी तो इतने महीनों बाद इन दोनों की सगाई क्यों हो रही है? नैना ने प्रियांश से कहा, नहीं प्रियांश, दीदी तो अर्जुन को जानती भी नहीं थी, दीदी तो विनय के साथ भागी थी। उस चिट्ठी में तुमने पढ़ा नहीं था? उसने साफ साफ लिखा था कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ, लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ?
प्रियांश ने नैना का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो यहाँ से, इससे पहले कि तारा हमें देख ले। नैना ने प्रियांश का हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से प्रियांश, मुझे दीदी से कुछ पूछना है, इतने महीनों बाद मुझे दीदी मिली है, कम से कम मुझे उनसे मिलने तो दो, उनसे बात तो करने दो। प्रियांश ने नैना से कहा, लेकिन अगर तुम्हें देखकर उन लोगों की बात बिगड़ गई तो। नैना ने प्रियांश से याचना की, मैं सबके सामने उनसे कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन प्रियांश इस तरह से मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी दीदी से बात करनी होगी, प्लीज प्रियांश मेरे लिए बस थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ। प्रियांश ने नैना से कहा, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम्हें इससे जो भी बात करनी है कर लो। इतना कहकर प्रियांश घर से बाहर चला गया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। नैना वहीं खड़ी रही। जैसे ही सगाई की रस्में पूरी हुई, लोगों ने तारा और अर्जुन के ऊपर फूल बरसाने शुरू किए। वो दोनों मुस्कुराने लगे और खड़े होकर दादाजी और कुंती जी को ढूंढने लगे। दादाजी और कुंती जी मेहमानों को देख रहे थे, इसलिए वहां पर नहीं थे और शायद इसीलिए प्रियांश की नजर भी उन लोगों पर नहीं पड़ी। तारा दादाजी और कुंती जी को ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नजर भीड़ में पीछे खड़ी हुई नैना पर पड़ी। नैना को देखकर तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी गोद में फल और ड्राई फ्रूट थे। डर के मारे उसके हाथ से उसकी गोद छूट गई और सारा सामान नीचे गिर गया। तारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो वहां बुत बनी खड़ी रही। तारा दादाजी और कुंती जी को ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़ी हुई नैना पर पड़ी। नैना को देखकर तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी गोद में फल और ड्राई फ्रूट थे। डर के मारे उसके हाथ से उसकी गोद छूट गई और सारा सामान नीचे गिर गया। तारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो वहां बुत बनी खड़ी रही। तारा की हालत देखकर अर्जुन ने उससे कहा, क्या हुआ तारा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलिए हम आपको अंदर बिठाते हैं। वैसे भी ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, अभी तो आपकी चोट भी ठीक से ठीक नहीं हुई है, चलिए हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अर्जुन तारा को लेकर उसके कमरे में बिठाकर आ गया। तभी अर्जुन की नजर भी नैना पर पड़ी। वो नैना को देखकर हैरान रह गया। उसने नैना से कहा, अरे नैना आप यहाँ, अच्छा इसलिए आपने उस दिन हमसे हमारे घर की लोकेशन मांगी थी, आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया, पर अच्छा ही हुआ, आप बहुत अच्छे दिन आई हैं हमारे यहाँ, आज हमारी सगाई है। नैना ने नाराज होते हुए अर्जुन से कहा, अपना दोस्त मानते हो मुझे और अपनी सगाई में इनवाइट भी नहीं किया। अर्जुन ने नैना से माफी मांगते हुए कहा, माफ कर दीजिए नैना, ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ है कि हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। आप देख ही सकती हैं, ये जितने भी मेहमान आए हैं ये सब हमारे आसपास के लोग हैं। हमने अपने किसी भी रिश्तेदार को भी इनवाइट नहीं दिया। दादू और माँ ने कहा था कि हमारी शादी में ही सबको इनवाइट करेंगे। वैसे हमें बहुत अच्छा लगा, पर आपको कैसे पता चला कि आज हमारी सगाई है? नैना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिठाई का डिब्बा और कार्ड अर्जुन को देते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता था अर्जुन, मैं तो बस अपनी सगाई का इनविटेशन कार्ड तुम्हें देने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। आपको बहुत बहुत बधाई हो अर्जुन, अपनी होने वाली वाइफ से नहीं मिलवाएंगे? अर्जुन ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, सॉरी नैना, आपको अचानक यहाँ देखकर हम तो सब कुछ भूल ही गए। वो क्या ना, हमारी तारा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें उनके कमरे में छोड़कर आए हैं। चलिए आपको भी वहीं छोड़ देते हैं और आप दोनों आराम से बैठकर बातें कर लीजिएगा, तब तक हम आपके लिए चाय नाश्ता भिजवा देते हैं। इतना कहकर अर्जुन नैना को लेकर तारा के कमरे की ओर जाने लगा। तारा कमरे में बेड से टिककर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच था या महज उसका एक वहम। तभी अर्जुन नैना को लेकर उसके कमरे में पहुंचा। नैना को देखकर तारा झटके से बिस्तर से खड़ी हो गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तारा इनसे मिलो, ये है हमारी दोस्त नैना, आपको याद है ना, हमने इनके बारे में कई बार आपसे बताया था। आपको पता है इन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए हमें इनवाइट करने के लिए कहा था और हम इन्हें अपना नंबर भी देना भूल गए, हमने आपको बताया था ना। तारा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ आपने बताया था अर्जुन। अर्जुन ने तारा से कहा, देखिए ना, आज इन्होंने यहाँ आकर हमें सरप्राइज दे दिया। वैसे आप इन्हें भी बधाई दे दीजिए, इनकी भी सगाई होने वाली है, कल इनकी सगाई है और ये हमें इनवाइट करने आई है। देखो ना कितने अच्छे दिन इन्होंने हमें इनवाइट किया। अब कल हम दोनों ऑफिशियली एंगेज होकर इनके घर जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। तारा के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, वो बस हैरानी से नैना को देख रही थी। अर्जुन ने तारा से कहा, चलिए आप दोनों बैठकर बातें करिए, हम जरा बाहर मेहमानों को देख लेते हैं। इतना कहकर अर्जुन नैना और तारा को वहीं बिठाकर बाहर चला गया। अर्जुन के जाने के बाद तारा वहीं बिस्तर के पास खड़ी थी और नैना दरवाजे के पास। कुछ मिनट तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखती रही। फिर न जाने तारा को क्या हुआ, वो भागती हुई नैना के पास आई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नैना अभी भी बुत बनी खड़ी हुई थी, हालांकि उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने तारा से पूछा, ये सब क्या है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम तो विनय के साथ गई थी ना, फिर ये अर्जुन इसके साथ सगाई क्यों कर रही हो तुम? क्या इसे भी धोखा दे रही हो? और विनय का क्या हुआ? क्या तुमने उसे भी धोखा दिया जैसे तुम हम लोगों को धोखा देकर गई थी? तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसने नैना का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया और कहा, मेरी गलती की सजा मुझे बहुत बड़े रूप में मिली है नैना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे गलत मत समझो। हाँ मैं गलत थी, मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं गलत थी कि मैंने गलती से गलत इंसान पर विश्वास किया और अपने परिवार को धोखा देकर भाग गई, लेकिन अभी मैं गलत नहीं हूँ। नैना ने तारा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, अगर तुम उसे धोखा दे रही हो तो एक बार फिर तुम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सच सच बताओ दीदी, तुम इनके घर में क्या कर रही हो? तारा ने नैना से कहा, उस दिन जब घर से निकली थी उसी दिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। विनय धोखेबाज था, घर से लाए हुए पैसे और गहने लेकर भाग गया, मुझे वहीं गुंडों के पास छोड़कर, और उसी दिन अर्जुन ने मुझे मरने से बचाया। नैना के मुंह से ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तारा से पूछा, मरने से बचा? क्या मतलब है तुम्हारा? तारा ने नैना को बताया कि किस तरह से वो नदी में कूद गई थी और फिर अर्जुन ने उसकी जान बचाई और वो उसे किस तरह से अपने घर लेकर आया था। उसके बाद की सारी कहानी तारा ने संक्षेप में नैना को बताई। उसने नैना को ये भी बताया कि अर्जुन सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि दादाजी और कुंती जी भी उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं, सिवाय इसके कि उसका परिवार कहाँ है, उसके परिवार में कौन है। ये सब उसने अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसके परिवार से मिले। तारा ने नैना को बताया कि किस तरह से वो नदी में कूद गई थी और फिर अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी और वो उसे किस तरह से अपने घर लेकर आया था। उसके बाद की सारी कहानी तारा ने संक्षेप में नैना को बताई। नैना ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि ये लोग सब कुछ जानते हैं, फिर तुम हमारे पास वापस क्यों नहीं आई? तुम इन लोगों के साथ घर वापस आ सकती थी ना दीदी। तारा ने रोते हुए नैना से कहा, क्या मुँह लेकर तुम्हारे पास वापस लौटी नैना? तुम लोगों को इतना बड़ा धोखा देकर भागी थी, क्या तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया?
तुम ही बताओ, क्या माँ और भाई ने मुझे माफ़ कर दिया है? मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन और माँ जी सबसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम बताओ, क्या वो लोग मेरी गलती को भुला देंगे? क्या मेरी इस शादी को वो लोग स्वीकारेंगे? नैना ने परेशान होते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता दीदी। तारा ने नैना से पूछा, लेकिन अर्जुन ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी प्रियांश से हो रही है। ये सब कैसे हुआ नैना? तुम तो प्रियांश से नफरत करती थी ना, फिर शादी कैसे कर रही हो? नैना ने तारा से कहा, वो सब लंबी कहानी है, या ये कहो कि आपकी मेहरबानी है। तारा परेशान हो गई और शर्मिंदा थी। उसने नैना से कहा, तुम मुझे ताना मार सकती हो नैना, क्योंकि मैंने गलती ही इतनी बड़ी की थी। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें कल से इतना याद कर रही थी, शायद उसी की वजह है कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। इतना कहकर तारा ने एक बार फिर नैना को गले लगा लिया। नैना ने तारा से छूटते हुए पूछा, लेकिन आगे क्या? तुम कब तक इन लोगों से अपने घर वालों को छुपाती फिरोगी? तारा ने नैना से कहा, मैंने कहा ना, मैं तो आज ही इन लोगों को सबसे मिलवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम बताओ, क्या तुम ये गारंटी ले रही हो कि सब मुझे आसानी से स्वीकारेंगे? और हाँ, सबसे बड़ी बात यशोधरा आंटी, उनके साथ तो मैंने बहुत बड़ा धोखा किया था, और अब तुम्हारे प्रियांश से सगाई होने जा रही है। क्या ऐसे समय में मेरा घर वालों से मिलना ठीक होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे आने से तुम्हारे लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। एक बार तुम शादी कर लो और अपने घर में रच बस जाओ, उसके बाद मुझे बताना। मैं घर वापस जरूर आऊंगी। मैं माँ से मिलने के लिए तरस रही हूँ, भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए तरस रही हूँ, सबसे मिलने के लिए। रच बस जाओ, उसके बाद मुझे बताना। मैं घर वापस ज़रूर आऊँगी। मैं माँ से मिलने के लिए तरस रही हूँ, भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए तरस रही हूँ, सबसे मिलने के लिए, बच्चों से, भाभी से, सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नैना, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुम लोगों पर क्या गुजरी होगी। नैना ने अपना हाथ एक बार फिर तारा से छुड़ाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती हो तुम कि तुम घर पर क्या कर आई हो। तुम्हें मालूम भी है, तुम्हारे जाने के बाद माँ को हार्ट अटैक आया था, उनके इलाज में बहुत खर्चा हुआ था, और उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम जैसे खुदगर्ज लड़की को अपनी परेशानियां बताने से कुछ नहीं होगा, जिसे सिर्फ अपनी खुशियों की पड़ी है, अपने परिवार की नहीं। तारा ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज रह सकती हो नैना, जब तक चाहे तब तक रह लो नाराज, लेकिन अब मुझसे बात करती रहना। तुम मुझे जल्दी से अपना नंबर दो, कहीं कोई आ ना जाए। नैना ने तारा को अपना नंबर दिया। वो अभी अपना नंबर दे ही रही थी कि तब तक अर्जुन कमरे में आ गया। उसने नैना से पूछा, तुमने कुछ खाया? कोई अभी आपके पास नाश्ता लेकर आया या नहीं? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई अर्जुन, बहुत खूबसूरत दुल्हन मिली है तुम्हें। अब आप लोग मेरी सगाई में जरूर आइएगा। लेकिन अर्जुन, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, पर अभी अपनी होने वाली वाइफ को लेकर मत आना। वो क्या है ना, ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मेरी खूबसूरती इनके सामने फीकी पड़ जाएगी, सभी इन्हें देखने लगेंगे, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। अर्जुन ने हैरान होते हुए नैना से कहा, ओ ऐसी बात है क्या? वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, तारा है ही इतनी खूबसूरत, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं तो ठीक है, हम तारा को लेकर नहीं आएंगे, हम अकेले आएंगे। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही कह रही है, वो मैंने इन्हें बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे आराम करना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं, बेकार में मैं थक जाऊंगी। तारा की बात सुनकर नैना ने हाँ में सर हिलाया। अर्जुन ने तारा और नैना की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ना जाने कब से एक दूसरे को जानती हो, बिल्कुल बहनों की तरह बातें कर रही हैं आप दोनों। नैना और तारा धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा हुआ था। नैना ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अर्जुन से कहा, तो ठीक है अर्जुन, आप आइएगा, अब मैं चलती हूँ, बाहर प्रियांश मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्रियांश का नाम सुनकर अर्जुन ने नैना से पूछा, क्यों, वो भी यहाँ आए हैं, आप उन्हें अंदर लेकर नहीं आई? नैना ने अर्जुन से कहा, नहीं अर्जुन, पता नहीं उन्हें आपसे क्या समस्या है, खैर छोड़िए, अब मैं चलती हूँ। अर्जुन ने नैना से कहा, लेकिन आपने तो कुछ खाया भी नहीं। नैना ने अर्जुन से कहा, नहीं अर्जुन, अभी बहुत जगह कार्ड देने जाना है, ऐसे सब जगह खाने पीने बैठ गई तो 4-5 दिन कार्ड देने में ही निकल जाएंगे। वैसे भी आपकी होने वाली पत्नी से बातें करने में काफी देर हो गई। वैसे आप लकी हैं, आपको इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। क्या मैं ये कहूँ कि आपकी वाइफ बहुत लकी है कि उन्हें आप मिले हैं। अर्जुन ने नैना को धन्यवाद कहा और फिर नैना को छोड़ते हुए दरवाजे तक आया। सामने प्रियांश की गाड़ी खड़ी हुई थी और प्रियांश को देखकर अर्जुन ने भी बुरा सा मुंह बनाया। नैना ने अर्जुन को बाय कहा और फिर गाड़ी में आकर बैठ गई। नैना प्रियांश की गाड़ी में आकर बैठ गई, लेकिन उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर प्रियांश ने लड़ना कैंसिल कर दिया। उसने सहानुभूति से नैना से पूछा, क्या हुआ है, ये तुम्हारी बहन का क्या चक्कर चल रहा है, क्या वो इस अर्जुन के साथ भागी थी? नैना ने तिरछी नजरों से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तो ये मेरा फैमिली मैटर है, मुझे तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, लेकिन अब अगर मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगी तो तुम्हारे पेट में खुजली होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए तुम्हें बता ही देती हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा को थोड़ी शांति हो जाए। दीदी अर्जुन के साथ नहीं भागी थी, दीदी किसी और लड़के के साथ भागी थी और उस लड़के ने दीदी को धोखा दिया। वो लड़का तुम्हारी मॉम का दिया हुआ पैसा भी लेकर भाग गया और माँ ने जो दीदी के लिए जेवर बनवाए थे वो भी लेकर भाग गया। दीदी उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो उन्हें लेने नहीं आया। संयोगवश अर्जुन वहां से निकल रहा था और उसने दीदी को अकेला पाकर उसकी मदद की। दीदी सुसाइड करने जा रही थी, अर्जुन ने दीदी को बचाया और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। फिर न जाने कब उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार का एहसास होने लगा और आज जो कुछ हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था। वैसे तुमसे एक बात कहूं प्रियांश, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी दीदी की शादी अर्जुन से हो जाए। लगता है भगवान ने मेरी ही सुन ली, सब कुछ मेरे मन का हो रहा है। अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का है, दीदी के लिए एकदम परफेक्ट, पर ये सब कुछ इस तरह से होगा ये नहीं पता था। काश दीदी के जीवन में अर्जुन पहले ही आ जाता तो ये सब होता ही नहीं। आज माँ भाई भाभी सब दीदी की सगाई में शामिल होते। प्रियांश नैना की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने नैना से कहा, वैसे ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें पता ही है, मैं बोलूंगा जरूर। जो कुछ भी तुम्हारी दीदी ने किया ये बहुत गलत था, लेकिन सच कहूँ तो अनीता भाभी ने भी उस गंदे से लड़के के साथ उनका रिश्ता तय करके कुछ अच्छा नहीं किया था, इसलिए शायद आपकी दीदी घर से भाग गई। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन तुम्हारी दीदी के लिए ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुमसे एक बात कह देता हूँ, इस रिश्ते की बात हमारे घर में मत बताना, क्योंकि अर्जुन और हमारी पुरानी दुश्मनी है। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहता है, मुझसे क्यों नफरत करता है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। बिजनेस की वजह से हमारे बीच में दुश्मनी चलती रहती है। पापा को भी अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो जब भी पापा से मिला
उसने मेरे पापा की डिसरिस्पेक्ट ही की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब बातें मेरे घर में किसी को भी बताओ, वरना बेकार में ये बातें बनेंगी। एक बार हमारी शादी हो जाने दो और तारा अर्जुन की भी, उसके बाद ही अगर हमें लगेगा तो हम ये सब बातें अपने घर वालों को बताएंगे, क्योंकि अगर अर्जुन और तारा को तुम्हारी माँ को ये सब बातें बतानी होती तो उन्होंने पहले ही बता दिया होता। अब तक तारा ने अगर तुम्हारी माँ से ये बातें छुपा कर रखी हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। नैना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, सब कुछ मालूम है। दीदी अभी बहुत डरी हुई है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ये रिश्ता भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि घर वालों को ये सब इतनी जल्दी ऐसे पता चले। वैसे मेरा तो काम हो चुका है, अब तुम देख लो कहाँ जाना है। प्रियांश ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, अब क्योंकि तुम अर्जुन के यहाँ कार्ड देने आई थी तो तुम्हें मेरे साथ भी चलना पड़ेगा। नैना ने गर्दन घुमाकर प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे जाना कहाँ है? प्रियांश ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, और कहाँ, अपनी जाने मन के घर, मेरी सुहाना। तुम भी तो अर्जुन को कार्ड देने गई थी और अपने विदित को भी, तो फिर मैं क्यों सुहाना को ना बुलाऊं? मैं भी जाऊंगा और उसे अपनी सगाई में इनवाइट करूंगा। नैना ने अपनी आंखें सिकोड़कर प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम उस छिपकली को इनवाइट करने जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स उसे तुम्हारी सगाई में देखकर खुश होंगे? अभी तो तुम मुझे बहुत ज्ञान दे रहे थे कि तारा के बारे में मत बताना, ब्ला ब्ला ब्ला, पर अब क्या हुआ? प्रियांश ने एक जेलसी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, मुझे खतरों से खेलने का शौक है, और अगर सुहाना वहाँ आएगी तो मैं सबका चेहरा देखना चाहूंगा, साथ ही साथ तुम्हारा भी। नैना ने प्रियांश की गर्दन पकड़कर उससे कहा, एक बात तुम्हें बता दूं खतरों के खिलाड़ी, मुझे तुम्हारी उस छिपकली से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो आए या ना आए मेरी भला से। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी माँ ने उसे वहाँ देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, इतना याद रखना। और फिर तुम्हारी माँ को ये शक होती भी देर नहीं लगेगी कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें जरूर कोई ना कोई राज है। प्रियांश ने नैना से कहा, नहीं इंटेलिजेंट नैना, तुम तो हर बात को अपने तरीके से देखती हो, बल्कि मुझे सुहाना को बुलाना चाहिए ताकि माँ को ये लगे कि मेरा और सुहाना का कुछ भी लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सुहाना अगर मेरी सगाई में आएगी तो माँ को ये यकीन हो जाएगा कि सुहाना ने भी हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया है। समझी तुम? बस हमेशा डसती रहा करो। अरे डसने से पहले ये तो देख लिया करो कि शिकार तुम्हारे काम का है या नहीं। बेचारी मेरी सुहाना ने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर तुम्हें उससे इतनी चिढ़ क्यों है? नैना ने प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, और बेचारे मेरे विदित ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम्हें उससे चिढ़ क्यों है? उस बेचारे की तो शादी भी हो गई, लेकिन तुम तो अभी भी उससे जल रहे हो। सर अपना चेहरा तो देखो। प्रियांश ने गाड़ी से मिरर में अपना चेहरा देखते हुए कहा, मेरे चेहरे को क्या हुआ? हमेशा से हैंडसम था और हैंडसम हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम अपना मुंह देखो, काली बिल्ली। प्रियांश के इतना कहते ही नैना ने सचमुच अपना चेहरा शीशे में देखा और फिर अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, सुंदर लड़की मिल गई है ना तो तुम्हें कदर नहीं है। तुम्हें नहीं पता मेरी जैसी लड़कियों के लिए लोग तरसते हैं। वो कहावत बनी है ना, सुंदर सुशील गुणवती पढ़ी लिखी लड़की वो मेरे ऊपर बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है। मैं हूँ ही एकदम परफेक्ट, लेकिन वही है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम हो ही बंदर, तुम्हें मुझे जैसी खूबसूरत लड़की की कदर कैसे हो सकती है? और वैसे भी मुझे तुम जैसे बंदर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुमसे अपनी कदर करवानी है। इतना कहकर नैना ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। प्रियांश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नैना की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कितना घमंड है इसे अपनी खूबसूरती पर और अपनी पढ़ाई पर। अभी तो ये डॉक्टर बनी नहीं है, जब बन जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी, नकचड़ी कहेंगी। प्रियांश और नैना हमेशा इसी तरह लड़ते झगड़ते अपने घर पहुंच चुके थे। नैना के डर की वजह से प्रियांश उसके साथ सुहाना के घर नहीं गया, लेकिन उसने सुहाना को इन्विटेशन कार्ड भेज दिया था और साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि वो सगाई में जरूर आए। सारी तैयारियां हो गई। आज नैना की सगाई थी, बनारस के बहुत बड़े आलिशान होटल में। राधिका जी और अनीता बहुत परेशान थी। उनके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि इतने बड़े होटल में सगाई है, लेकिन उनकी औकात उस होटल के नौकर के बराबर भी नहीं। वो दोनों कभी अपने कपड़ों को देख रही थी तो कभी अपने चेहरे को बार बार ठीक कर रही थी। नैना उनकी नर्वसनेस समझ रही थी। नैना ने बादामी कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़कर उसने कर्ल्स किए हुए थे, माथे पर एक छोटा सा मांग टीका और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे, हाथों में भर भर की चूड़ियां और हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक। नैना आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो अपना लहंगा पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी और अपनी बेटी को इस तरह से देखकर राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए। वो नैना के पास आई और अपनी आंखों से काजल लेकर उन्होंने नैना के कान के पीछे लगाते हुए कहा, कितनी खूबसूरत लग रही है नैना, तुझे किसी की नजर न लग जाए। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसकी नजर लगेगी माँ, और लग भी गई तो आप हो ना उतारने के लिए। इतना कहकर नैना अपनी माँ के गले लग गई। अनीता भी नैना के पास आई और उसने नैना के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, सचमुच नैना तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, सगाई में तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो शादी पर कितनी लगोगी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भाभी आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत सूट कर रही है, मैं अपनी पसंद से आपके लिए लेकर आई थी। अनीता ने अपने पल्लू को ठीक करते हुए कहा, पता नहीं नैना, पर मुझे तो शर्म आ रही है, कितना बड़ा होटल है, ऊपर से यशोधरा जी के अमीर रिश्तेदार, पता नहीं कहीं हम लोग उन लोगों के सामने नौकर जैसे नजर ना आए। मुझे तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। देखो नैना, हम तो वहाँ जाकर सबसे पीछे कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, तुम बुरा मत मानना, अंगूठी हम पहले यशोधरा जी को पकड़ा देंगे, वो खुद ही तुम्हें दे देंगी, तुम हमें मत बुलाना। पता नहीं हमें देखकर लोग क्या ही सोचेंगे, किसी को ये यकीन तो नहीं होगा कि तुम हमारे खानदान की हो, क्योंकि तुम लगती भी नहीं हो, तुम हमारे परिवार में सबसे अलग हो, इसलिए तुम्हारा भाग्य ही हम सबसे अलग है। अनीता की भाग्य वाली बात सुनकर नैना को तारा की याद आ गई और वो मनी मन सोचने लगी, आप गलत सोच रही हैं भाभी, भाग्य मेरा ही अलग नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि मेरा भाग्य तो खराब का खराब ही रहा, ये शादी तो झूठी है, भाग्य तो तारा दीदी का चमका है। सचमुच मेरी दीदी को किसी की नजर न लगे। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी दीदी को इतना अच्छा लड़का मिलेगा। और प्रियांश, तौबा, उस जैसे लड़ाकू विमान से तो भगवान ही बचाए। नैना को इस तरह खोया हुआ देखकर अनीता ने एक बार फिर उससे पूछा, क्या सोच रही हो नैना, मैंने जो कुछ कहा तुम्हें समझ आया ना? नैना ने अनीता का हाथ पकड़कर उससे कहा, आप भी ना भाभी, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही वो लोग अमीर हैं लेकिन हम लोग भी किसी से कम नहीं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप दोनों मेरे बिल्कुल पास ही खड़ी होंगी, किसी से भी छुपी नहीं। वैसे भी भैया मेरे साथ खड़े नहीं रह पाएंगे तो कम से कम आप दोनों तो रहेंगी ना। राधिका जी ने नैना से कहा, बेटा अनीता तुम्हारे पास रहेगी, मैं अनिल को देखूंगी, वैसे भी वो व्हीलचेयर से तो उतर नहीं पाएगा, उसके साथ रहना भी जरूरी है। नैना ने अपनी माँ की बात पर सहमति जताई। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर विला से एक बड़ी सी गाड़ी उनकी गली के बाहर उन लोगों का इंतजार कर रही थी। नैना के फोन पर प्रियांश का फोन बजने लगा। नैना ने फोन उठाया तो प्रियांश ने उससे कहा, तुम्हारी गली के बाहर गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, सब लोग चले जाओ और फौरन यहाँ पहुंचो, हम लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं।
नैना ने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर सबको लेकर वो लोग गाड़ी की ओर जाने लगे। मोहल्ले के सभी लोग नैना को देखकर आश्चर्यचकित थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर इतना सज धज कर नैना कहाँ जा रही है, साथ में सारा परिवार है। असल में राधिका जी ने मोहल्ले में किसी को भी नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि बात अजीब तरह से फैले और लोग बातें बनाएं। उन्होंने सोचा हुआ था कि जब नैना की शादी होगी तब वो सबको बता देंगी, और वैसे भी वो अपने मोहल्ले से किसी को भी वहाँ नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि यशोधरा जी ने साफ साफ मना किया हुआ था कि वो अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त या पड़ोसियों को न्योता नहीं देंगी। राधिका जी ने ये सोचा था कि जब नैना और प्रियांश की शादी हो जाएगी और वो पहली बार उनके घर आएंगे, तब वो अपने पड़ोसियों को बुलाकर एक दावत दे देंगी और सबको ये बता देंगी कि उनकी बेटी की शादी बहुत बड़े खानदान में हुई है, इसीलिए वो किसी को भी नहीं बुला सकी। नैना गाड़ी तक पहुंची और सभी लोग गाड़ी में बैठकर होटल राजमहल पहुंच गए। नैना अपना लहंगा पकड़कर गाड़ी से नीचे उतरी। अनीता ने उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया और फिर वो सभी लोग होटल राजमहल के अंदर दाखिल हो गए। गेट के अंदर पहुंचते एक बड़ा सा फानूस लटका हुआ था और उस पर खूबसूरत सजावट हो रखी थी। अनीता और उसके बच्चे इतने खूबसूरत होटल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अनीता ने धीरे से नैना के कान में कहा, ये कितना खूबसूरत होटल है नैना, काफी महंगा भी होगा। अब तो सचमुच मुझे बहुत शर्म आ रही है, पता नहीं मुझे अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। नैना ने जोर से अनीता का हाथ दबाते हुए कहा, भाभी ऐसा नहीं कहते हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस रखिए और सबसे अच्छी तरह से हंसकर बात करिएगा। आप देखना कि आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी ही देर में वो लोग कॉरिडोर से होते हुए उस हॉल में पहुंच गए जहां नैना की सगाई होनी थी। जैसे ही उस हॉल का दरवाजा खुला, सभी की नजरें नैना पर आकर टिक गई। इस तरह से अपने आप को सबको घूरते हुए देखकर नैना को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। सचमुच यशोधरा जी के मेहमान बहुत ही अमीर लग रहे थे। उन्हें देखकर एक बार को नैना भी सोच में पड़ गई। उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। अनीता तो सिकुड़ी जा रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े, और राधिका जी का भी वही हाल था। राधिका जी अनिल की व्हीलचेयर लेकर कुर्सियों के पीछे जाकर बैठ गई। अनीता ने घूरकर देखा तो राधिका जी ने इशारे से उसे बता दिया कि वो यहाँ बैठी है। बच्चे भी अपनी दादी के साथ जाकर बैठ गए। अनीता नैना के साथ स्टेज की ओर जाने लगी कि तभी पीछे से किसी ने अनीता का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। अनीता ने पलटकर देखा, पीछे प्रियांशी खड़ी थी। उसने अनीता से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं भाभी? अनीता ने थोड़ा सकुचाते हुए प्रियांशी से कहा, वो नैना ने कहा था कि मैं उसके साथ स्टेज पर रहूं। प्रियांशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अंगूठी मुझे दे दीजिए। माँ ने मना किया है कि आप लोगों में से कोई भी स्टेज पर नहीं जाएगा। आप तो समझदार है ना भाभी, आप समझ सकती हैं कि माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा, इसलिए प्लीज बुरा मत मानना। आप पीछे जाकर राधिका आंटी के साथ बैठ जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। एक बार फिर प्रियांशी ने अनीता को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, मैंने नैना से कहा भी था कि थोड़ी महंगी साड़ी खरीद ले, लेकिन ना जाने कि उसे इस साड़ी में क्या नजर आया और उसने ये साड़ी खरीदी। वैसे भी उसने ठीक ही किया, सिर्फ कपड़ों से ही तो लुक नहीं आता ना, कपड़े पहनने वाले में भी तो कुछ बात होनी चाहिए। खैर छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं, माँ ने हमारे भाई का रिश्ता ही ऐसे खानदान में कर लिया है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। आप जाइए, आराम से पीछे बैठकर खाने पीने के मजे लीजिए। वैसे भी इतनी अच्छी डिशेज आज तक आप लोगों ने चखी भी नहीं होगी। यहाँ की सारी ही डिशेज बहुत महंगी है, आप बस खाने का लुत्फ उठाइए, बाकी हम सब लोग देख लेंगे। प्रियांशी की बातें सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला। वो मनी मन सोचने लगी, बात तो ठीक ही कह रही है, हमने ना तो आज तक इतना महंगा होटल देखा था और ना ही ऐसी पार्टी। सचमुच हम लोगों के लिए तो ये सब बहुत ही अजीब है। उसने अपने पर्स से अंगूठी निकालकर प्रियांशी को देते हुए कहा, मैं वहाँ पीछे बैठी हूँ, अगर नैना कुछ पूछे तो आप कह देना। प्रियांशी ने अपना मुंह घुमाते हुए कहा, वो कुछ नहीं पूछेगी, वो कौन सा चाहती होगी कि आप उसके साथ वहाँ स्टेज पर जाएं। आप देख नहीं रही हैं, उसकी तरफ देखिए, वो क्या लग रही है और आप क्या लग रही हैं। खैर छोड़िए, मुझे देर हो रही है, माँ मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर प्रियांशी स्टेज की तरफ जाने लगी। अनीता का चेहरा उतर गया था। वो भारी कदमों से चलते हुए राधिका जी की तरफ जाने लगी। राधिका जी ने अनीता की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो नैना ने अपने साथ स्टेज पर जाने के लिए कहा था, अब तुम भी यहाँ आ गई, देखना वो कितनी परेशान हो जाएगी। राधिका जी ने अनीता से कहा, वो परेशान नहीं होगी माँ, वहाँ पर उसके ससुराल वाले हैं तो वो सब कुछ संभालेंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यशोधरा आंटी हम लोगों को यहाँ आसपास भी देखना चाहेंगी। प्रियांशी ने मुझसे कहा है कि यशोधरा आंटी ने मना किया है कि हम लोग ज्यादा नैना के आगे पीछे न घूमें। आप यहीं बैठी रहिए, कुछ देर में वेटर यहाँ आ जाएगा, आप आराम से खाना खाइए। राधिका जी ने अपने पैरों पर उचकते हुए कहा, लेकिन हमारी बेटी की सगाई है, यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। बाप रे, इतना बड़ा हॉल है और हम भी सबसे पीछे आकर बैठे हैं। स्टेज इतनी दूर है कि मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा है, ऊपर से अपना चश्मा भी नहीं लाई हूं मैं। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि आप अपना चश्मा भूल जाएंगी, मैंने आपका चश्मा रख लिया था, ये लीजिए, चश्मा पहन लीजिए और यहीं खड़े होकर नैना की सगाई देख लीजिए। राधिका जी ने चश्मा पहना, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सारे लोग खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें सचमुच कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी मायूस हो गई। रूही ने राधिका जी से कहा, मुझे तो बुआ नजर नहीं आ रही है दादी, क्या मैं कुर्सी पर चढ़कर देख लूं? अनीता ने रूही से कहा, नहीं बेटा, लोग हमारे बारे में कुछ भी कहने लगेंगे, कोई बात नहीं, हम बुआ की सगाई की फोटोज देख लेंगे। अनीता को सच में बहुत दुख हो रहा था और वो मनी मन सोच रही थी, इससे अच्छा तो नैना की शादी हमारे बराबर वालों में होती, कम से कम हम लोग खुशी से उसकी शादी में शामिल तो हो पाते। राधिका जी अनीता का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी मन की बात समझ गई। उन्होंने अनीता की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये जरूरी नहीं कि हम नैना की सगाई में शामिल हैं या नहीं, जरूरी ये है कि हमारी नैना इस घर में बहुत खुश रहेगी, ठीक है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, माने तो यही लगता है, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि हमारी किस्मत कैसी है। घर में 2 लड़कियां थी, लेकिन दोनों की शादी में हम शामिल ही नहीं हो पाए। शायद भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। मैंने कभी भी अपनी ननंदों को अपनी ननंद नहीं समझा, शायद इसलिए भगवान ने मुझे उनकी शादी में शामिल करने से ही वंचित कर दिया। उधर नैना ने स्टेज पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अनीता कहीं नजर नहीं आई। नैना का चेहरा उतर गया। नैना ने स्टेज पर पहुंचकर देखा, लेकिन उसे अनीता कहीं नजर नहीं आई। नैना का चेहरा उतर गया। प्रियांश ने नैना की तरफ देखा। उसने उससे पूछा, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? आंटी और भाभी कहाँ हैं? नैना ने धीरे से प्रियांश से कहा, पता नहीं, अभी अभी तो भाभी इधर ही थी, मेरे पीछे ही तो आ रही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। प्रियांश, क्या तुम भाभी को फोन लगाकर उन्हें यहाँ बुलाओगे? जब तक मेरे परिवार से कोई एक मेरे साथ नहीं होगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रियांश ने नैना की परेशानी देखकर जैसे ही अपना फोन बाहर निकाला, प्रियांश ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में कहा, मुझे सिट डाउन मार्केट लोगों को प्लीज यहाँ मत बुलाओ, हमारे रिश्तेदार यहाँ सोचेंगे कि हम कैसे लोगों के घर में शादी कर रहे हैं। प्रियांश ने हैरानी से प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात कर रही हो दीदी, आप होश में तो हो? वो लोग नैना का परिवार है, आज उसकी सगाई है, उन लोगों के भी कुछ सपने होंगे जैसे आपके सपने हैं, माँ के सपने, वैसे ही नैना के घर वालों के भी सपने होंगे कि वो नैना की सगाई में शामिल होंगे। क्या आपने अनीता भाभी से कुछ कहा है?
प्रियांशी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, हाँ मैंने उन्हें यहाँ आने से रोका है, वरना वो गवार तो पीछे पीछे चली आ रही थी। उनके कपड़े देखे, कितनी सस्ती सी साड़ी पहन रखी है और गले में एक नकली हार। ओह गॉड, हमारी तो इज्जत ही उतर जाएगी। प्रियांशी की बात सुनकर चुप हो गया। नैना बहुत दुखी नजर आ रही थी। वो बार बार अपनी गर्दन मुड़कर यहाँ वहाँ देख रही थी, लेकिन उसे अपने घर वाले कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नैना की बेचैनी देखकर प्रियांश ने उससे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी सबको यहाँ लेकर आता हूँ। प्रियांश की बात सुनकर नैना हैरान रह गई। उसने प्रियांश का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम रहने दो, बेकार में कहीं आंटी और दीदी नाराज ना हो जाए। प्रियांश ने नैना से कहा, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मेरे घर वाले यहाँ पर शामिल हैं, वैसे ही तुम्हारे घर वालों का भी यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आखिर सगाई हम दोनों की हो रही है ना। फिर प्रियांश ने धीरे से नैना के कान में कहा, मैं जानता हूँ सगाई नकली, लेकिन असली वाला फील भी तो लाना है। अब तुम ऐसे उदास रहोगी तो सबको शक नहीं हो जाएगा कि तुम उदास क्यों हो। अब तुम ये मत सोचना कि मैं आंटी और अनीता भाभी को इसलिए लेने जा रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है या मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा। मैं तो बस अपने बारे में सोच रहा हूँ कि कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। अपना मुंह तो देखो कैसे उतर गया। अब चलो मुस्कुराओ, मैं अभी सबको ढूंढ कर लेकर आता हूँ। नैना अपनी आंखें सिकुड़कर प्रियांश की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है, लेकिन दूसरे ही पल तुमने अपनी हकीकत मुझे बता दी। पता नहीं क्यों हर बार प्रियांश मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचने लगती हूँ, लेकिन अगले ही पल तुम मुझे ये एहसास करा ही देती हो कि तुम एक मतलबी इंसान हो। प्रियांश स्टेज से नीचे जाने लगा। प्रियांशी ने हैरानी से प्रियांश को रोकते हुए कहा, तुम जा कहाँ रहे हो प्रियांश? सब लोग सगाई का वेट कर रहे हैं। प्रियांश ने प्रियांशी से कहा, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। इतना कहकर प्रियांश स्टेज से उतर गया। वो भीड़ में इधर उधर अनीता को ढूंढ रहा था, लेकिन वो लोग सबसे पीछे बैठे हुए थे। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद आखिर उसे अनीता और राधिका जी नजर आ गए। वो अनीता और राधिका जी के पास आया। उसने उन दोनों से पूछा, आप लोग यहाँ बैठे और वहाँ नैना परेशान हो रही है, आप लोग वहाँ स्टेज पर क्यों नहीं आए? अनीता ने हड़बड़ाते हुए प्रियांश से कहा, नहीं नहीं बस ऐसे ही, वो अच्छा नहीं लगता है ना, आपके सारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? प्रियांश ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों आप लोग एलियन है क्या कि आपको देखकर मेरे रिश्तेदार कुछ सोचने लगेंगे? आप भी उन्हीं की तरह इंसान हैं, आपके भी 2 हाथ 2 पैर और एक मुंह है भाभी। आप कैसी बातें करती हैं? ये सब फालतू की बातें सोचना छोड़िए और नैना के बारे में सोचिए। आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और उसका खूबसूरत चेहरा आप लोगों को ना देखकर उदास हो गया। आप अपनी नंदन की खुशी चाहती हैं या पूरी दुनिया का क्या कहेंगे ये सोच रही हैं? अब चलिए, जब तक आप लोग नहीं जाएंगे तब तक मैं भी नैना के हाथ में अंगूठी नहीं पहनाऊंगा। प्रियांश की बात सुनकर अनीता हैरान रह गई। वो मन ही मन सोच रही थी, शायद माँ सच कह रही थी। नैना सचमुच बहुत खुशकिस्मत है जो प्रियांश जैसा लड़का उसे मिला। कितना समझदार है प्रियांश, कितनी फिक्र करता है नैना की। अनीता ने राधिका जी से कहा, माँ प्रियांश जी कह रहे हैं हमें वहाँ अपनी नैना के साथ होना चाहिए, ना कि दुनिया की फिक्र करनी चाहिए। ऐसा कहकर अनीता अनिल का व्हीलचेयर खिसकाने लगी। प्रियांश ने अनीता के हाथ से अनिल की व्हीलचेयर ले ली। उसने उससे कहा, आप दोनों आगे चलिए, भैया को मैं लेकर आता हूँ। प्रियांश अनिल की व्हीलचेयर लेकर जाने लगा और प्रियांश का ये जेस्चर देखकर अनीता और राधिका जी फूले नहीं समा रहे थे। अब अनीता के अंदर कोई झिझक नहीं थी। वो बहुत आत्मविश्वास के साथ स्टेज की तरफ जाने लगी। इस तरह से उन तीनों को स्टेज की तरफ आते हुए देखकर प्रियांशी और यशोधरा जी का मुंह बन गया। प्रियांशी ने धीरे से यशोधरा जी से कहा, ये सब आपके लाडले बेटे की करतूत है। मैंने तो उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगा रखा था, लेकिन ये प्रियांश पता नहीं से इन लोगों पर इतनी दया क्यों आ रही है। इसे बस हम पर दया नहीं आ रही है कि हमारे रिश्तेदार इसके फटीचर घर वालों को देखकर क्या सोचेंगे। है छोड़िए माँ, अब क्या ही कर सकते हैं। यशोधरा जी भी प्रियांश की इस हरकत पर उससे बहुत नाराज थी, लेकिन फिलहाल वो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर सकती थी, इसीलिए शांति से वहाँ खड़ी रही। राधिका जी स्टेज पर पहुंची और उन्होंने यशोधरा जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन यशोधरा जी ने उनसे नजरें ही नहीं मिलाई। राधिका जी ने अपनी आंखें झुका ली। वो समझ गई कि यशोधरा जी को उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन नैना के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अनीता और राधिका जी का हाथ पकड़कर उनसे पूछा, कहाँ गायब हो गए थे आप लोग? प्रियांश ने नैना से कहा, पीछे मुड़कर तो देखो। जैसे ही नैना पीछे मुड़ी, पीछे अनिल व्हीलचेयर में बैठा हुआ था और अनिल को देखकर नैना बहुत खुश हो गई। उसने अनिल का हाथ पकड़ा और उससे कहा, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। आप देखना अब सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। अनिल ने धीरे से नैना के सिर पर हाथ फेरा और उससे कहा, तुम हमेशा खुश रहो नैना, बस मैं यही चाहता हूँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। नैना बहुत खुश थी। प्रियांश ने नैना की उंगली में अंगूठी पहनाई। सभी लोग ताली बजाने लगे और फूल बरसाने लगे। नैना ने अनीता के हाथ से अंगूठी ली और फिर प्रियांश की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। प्रियांश ने इशारे से नैना से कहा कि वो उसे अंगूठी पहनाए, लेकिन नैना बस एक टक प्रियांश को देख रही थी और अंगूठी मजबूती से उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। उसने एक बार फिर नैना की आंखों में देखा और फिर अंगूठी की तरफ इशारा किया। नैना ने धीरे से अपना सिर नामे हिलाया और ये देखकर प्रियांश के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नैना की हरकत प्रियांशी और यशोधरा जी ने भी देखी। प्रियांशी ने नैना से कहा, क्या हुआ नैना, क्यों मेरे भाई को तड़पा रही हो? वो तो वैसे भी तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका है। अब चलो भी जल्दी से उसे अंगूठी पहना दो, वरना कहीं वो तुम्हारे हाथ से अंगूठी छीनकर खुद ही ना पहन ले। इतना कहकर प्रियांशी जोर जबरदस्ती हंसने लगी। प्रियांशी की बात सुनकर नैना ने प्रियांश की तरफ आंखें उठाकर देखा और फिर उससे उसका हाथ मांगा। प्रियांश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। प्रियांश ने राहत की सांस ली और उसने घूरकर नैना की तरफ गुस्से से देखा। नैना ने धीरे से अपनी एक आंख ब्लिंक की और फिर वो शरारती अंदाज में मुस्कुराई। नैना की यह शरारत देखकर प्रियांश को समझ में आ तो गया था कि ये सब उसने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए किया है। वो मनी मन कहने लगा, तुम सुधर नहीं सकती हो नैना, सच में एक नंबर का शैतानी दिमाग है तुम्हारा। सहरीली औरत, यहाँ पर भी अपना रंग दिखा दिया। जैसे ही नैना ने अंगूठी पहनाई, सभी लोग जोर जबरदस्ती तालियां बजाने लगे और तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगा। अनीता और राधिका जी वहाँ की रौनक देखकर हैरान थे। सभी लोग डांस करने में बिजी हो गए और कुछ लोग नैना और प्रियांश के साथ फोटो क्लिक करवाने में। नैना
नैना और प्रियांश स्टेज पर बैठ गए और सबसे पहले वीर सिंह का परिवार प्रियांश के साथ फोटो खिंचवाने लगा। थोड़ी ही देर बाद नैना ने इशारे से अनीता और अपने परिवार को स्टेज पर बुलाया। जैसे ही अनीता और राधिका जी स्टेज की ओर जाने लगे, प्रियांशी एक बार फिर उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अनीता से कहा, अब बस बहुत हुआ, काफी फोटोज हो चुके हैं आप लोगों की। आप लोगों को मना किया था ना कि सगाई के समय स्टेज पर मत जाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और जाकर खड़े हो गए वहाँ पर। अब रहने भी दीजिए, सभी लोगों की नजर अब स्टेज पर ही है। आप लोगों को देखकर पता नहीं सबको क्या लगेगा, और अगर इतना ही शौक था स्टेज पर आने का तो थोड़े महंगे कपड़े पहनकर आना था। प्रियांशी की बात सुनकर राधिका जी और अनीता जी हैरान रह गए। उन्होंने प्रियांशी से कहा, कैसी बात कर रही हो बेटा, हमारे घर से अब आपका रिश्ता जुड़ गया है। अब हम लोग एक रिश्ते में बन चुके हैं, फिर उसमें शर्माना कैसा। नैना हमारी बेटी है, ये सच तो बदल नहीं सकता है। आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा कि नैना एक साधारण घर से है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हमें फिलहाल अपनी बेटी की खुशी की चिंता है। अगर हम अभी स्टेज पर नहीं गए तो नैना परेशान हो जाएगी। प्रियांशी ने राधिका जी से कहा, आपको नैना की खुशी की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर माँ को ये पता चल गया कि आप लोग दोबारा स्टेज पर गए हैं तो शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी, और ये तो आप भी नहीं चाहेंगी कि माँ को गुस्सा आए। इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग स्टेज पर ना ही जाएं। वैसे भी सगाई के समय आप लोगों की फोटो तो हो ही चुकी है। प्रियांशी की बात सुनकर अनीता ने राधिका जी का हाथ पकड़कर उनसे कहा, माँ रहने दो ना, ठीक ही तो कह रही हैं, इन लोगों के बहुत सारे एहसान है हमारे ऊपर। बेकार में हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से यशोधरा जी नाराज हो जाए, तो हमारा घर कैसे चलेगा। अनीता और राधिका जी अनिल की व्हीलचेयर लेकर पीछे चले गए। वहाँ डाइनिंग हॉल था जहाँ खाना सर्व हो रहा था। अनीता और राधिका जी बेमन से खाना खाने लगे। इधर नैना अपनी माँ और भाभी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो दोनों अचानक से वहाँ से गायब हो गए तो नैना हैरान रह गई। उसने धीरे से प्रियांश से कहा, माँ और भाभी नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, बार बार गायब हो जाते हैं। नैना की बात सुनकर प्रियांश ने उससे कहा, शायद खाना खाने चले गए होंगे। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, हम उन लोगों के साथ बाद में फोटोज करवा लेंगे। वैसे भी ये कौन सा हमारी असली सगाई हो रही है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो। नैना ने घूरकर प्रियांश की तरफ देखा और फिर उससे कहा, भले ही असली सगाई नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। कहीं तुम उस कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गए तो सबूत तो मेरे पास भी होना चाहिए ना कि ये शादी सबकी मर्जी से हो रही थी। प्रियांश ने दोबारा घूरकर नैना की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम कितनी चालाक हो नैना, क्या क्या सोचती हो? ये सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और तुम उस वक्त क्या हरकत कर रही थी? मुझे अंगूठी पहनाने में इतने नखरे क्यों दिखा रही थी? नैना ने प्रियांश से कहा, मेरी मर्जी, और तुम इतने बेचैन क्यों हो गए? ऐसा लग रहा था मानो मेरे प्यार में अंदर तक पागल हो चुके हो, और अगर मैं अंगूठी नहीं पहनाऊंगी तो कहीं तुम्हारा दम ही ना निकल जाए। नैना की बात सुनकर प्रियांश को गुस्सा आ रहा था। उसने धीरे से नैना से कहा, हाँ तुम तो यही चाहती हो ना कि एक दिन मेरा दम निकल जाए और तुम्हें मुक्ति मिले। प्रियांश की बात सुनकर नैना ने मुंह तिरछा करते हुए कहा, मुझे तो मुक्ति वैसे भी 1 साल के बाद मिल ही जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम यहाँ रहो या कहीं और। प्रियांश और नैना बातों ही बातों में एक दूसरे से झगड़ पड़े थे। प्रियांश अचानक से खड़ा हो गया और अपने चेहरे पर अपने हाथों से हवा करने लगा। प्रियांशी वहाँ आई और उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, गर्मी क्यों लगने लगी? अच्छा खासा ठंडा हॉल है। प्रियांश ने नैना की तरफ देखा और फिर प्रियांशी से कहा, बगल में अगर आग बैठी हो तो गर्मी ही लगेगी ना। प्रियांशी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भाई, हम भी जानते हैं कि नैना हॉट है, खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतनी जोर से गर्मी लगने लगे। अब चुपचाप बैठ जाओ, मिस्टर सक्सेना फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उनकी वजह से उठ गए हो। प्रियांश ने प्रियांशी से पूछा, मिस्टर सक्सेना को इस बुढ़ापे में मेरे साथ फोटो खिंचवाने की क्या सूझी? प्रियांशी हंसने लगी। उसने प्रियांश से कहा, मिस्टर सक्सेना हमारे लीगल एडवाइजर हैं और तुम भी जानते हो कि उन्हें खुश रखना कितना जरूरी है, वरना कभी तुम कहीं फंस गए तो आपकी मदद नहीं करेंगे, इतना याद रखना। प्रियांशी की बात सुनकर प्रियांश भी हंसने लगा और उसने प्रियांशी से कहा, मैं मजाक कर रहा था दीदी, मिस्टर सक्सेना अच्छे इंसान है और मजाक भी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। अभी मिस्टर सक्सेना की बात चली रही थी कि मिस्टर सक्सेना स्टेज पर पहुंच गए। उन्होंने प्रियांश की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, और भाई प्रियांश, लीगल एडवाइजर होने के नाते तुम्हें एक लीगल एडवाइस देना चाहता हूँ। अब तुम ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहे हो कि इस बार मैं भी तुम्हें कोई एडवाइस नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये सारी सिचुएशन अब तुम्हें हैंडल करनी पड़ेगी अपनी सूझबूझ और समझदारी से। वैसे तो नैना बहुत खूबसूरत भी है और समझदार भी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड तो लेकर चलना ही चाहिए। प्रियांश मुस्कुराने लगा। नैना खड़ी हो गई। प्रियांश ने नैना को मिस्टर सक्सेना से मिलवाया और फिर दोनों ने फोटोज खिंचवाए। मिस्टर सक्सेना के स्टेज से जाने के बाद प्रियांश ने नैना से पूछा, एक बात बताओ, जब भी सभी लोगों को पता चलेगा, मेरा मतलब है जब हमारा डिवोर्स होगा, तो इन सब लोगों को कैसा लगेगा? सब तो यही सोचेंगे ना कि लड़का तो इतना अच्छा था, जरूर लड़की में कोई प्रॉब्लम होगी। प्रियांश की बात सुनकर नैना ने कहा, तुम्हें अपने बारे में कितनी गलतफहमी है ना, तुम और शरीफ लड़के, अगर तुम जैसा लड़का शरीफों की गिनती में आने लगा तो बेचारे शरीफों का क्या होगा? भगवान करे ऐसा दिन आने से पहले इस धरती पर प्रलय आ जाए और सब कुछ पानी में डूब जाए। प्रियांश ने नाक फुलाते हुए नैना की तरफ देखा और उससे कहा, मेरी माँ को तुम ही नजर आई थी मेरी नकली शादी करने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस साल में तुम्हारे आतंक से मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। नैना ने भी प्रियांश से कहा, सेम है प्रियांश। अभी वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तब तक प्रियांशी दोबारा स्टेज पर आ गई। उसने उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया और उनसे कहने लगी, चलो सब डांस कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। तुम दोनों तो इतना प्यार करने लगे हो कि तुम्हारा ध्यान एक दूसरे से हट ही नहीं रहा है। तब से मैं देख रही हूँ दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे हो, पता नहीं कितनी बातें कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आज ये सारी बातें खत्म कर लोगे। अरे भाई ठीक है, हमें भी पता है कि अब तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, अब तुम लोग ऑफिशियली एंगेज्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आसपास की दुनिया मायने ही नहीं रखती है। अरे भाई अभी कुछ महीनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर चाहे जितनी बातें कर लेना, पर फिलहाल सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ चलो, देखो कितना मजा आ रहा है। मॉम और डैड का डांस तो देखो, सच में आज पापा कितने खुश है, और होंगे भी क्यों नहीं, आज उनकी बेटी की सगाई जो हो गई। प्रियांश ने नैना की ओर देखा और नैना ने अपने दांत पीसते हुए प्रियांश की तरफ। जैसे ही प्रियांश की नजर उन दोनों पर पड़ी, दोनों ही दांत निकालकर नकली मुस्कान दिखाने लगे और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ आ गए। होस्ट ने सभी को अनाउंस करते हुए कहा, अब एंगेज्ड कपल यहाँ पर आ चुका है, अब उन दोनों का डांस होगा। गाना बजना शुरू हो गया, एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन उस सॉन्ग की खासियत ये थी कि वो गाना नैना और विदित दोनों का ही फेवरेट था। वो दोनों जब भी साथ में स्टडी करते थे तो वही गाना सुनते थे। जैसे ही वो गाना बजा, एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया। नैना का दिल जोर से धड़का और फिर शांत हो गया। प्रियांश ने नैना का एक हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसने नैना की कमर पर रखा। नैना को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई।
उन गुलाबी आंखों को देखकर प्रियांश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नैना के साथ डांस करना शुरू कर दिया। सारे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई, सिर्फ फोकस लाइट नैना और प्रियांश पर थी। सबकी नजरें भी नैना और प्रियांश पर थी। प्रियांश नैना की आंखों में देख रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि नैना की आंखें नम क्यों हो गई, और नैना प्रियांश की आंखों में देख रही थी, लेकिन नैना की आंखें इस वक्त प्रियांश को नहीं देख रही थी। उसे प्रियांश की जगह विदित नजर आ रहा था। धीरे धीरे वो भी प्रियांश की आंखों में खोने लगी और ना जाने कब उसकी गुलाबी आंखें खुशी से भर गई। उसे एक पल में नैना को ऐसा लगा जैसे वो विदित के साथ है। प्रियांश के हाथों का स्पर्श उसे एक अलग से दुनिया में ले जा रहा था, जहाँ सिर्फ वो और प्रियांश थे। तीसरा वहाँ कोई और था ही नहीं। नैना की आंखें देखकर थोड़ी देर के लिए प्रियांश भी हैरान रह गया। नैना प्रियांश के थोड़ा और करीब आ गई और उसने प्रियांश को हक कर लिया। उसने प्रियांश के कंधे पर अपना सिर रख लिया। प्रियांश अब थोड़ा असहज होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक नैना के उसके इतने करीब आने की वजह क्या है, लेकिन सबकी नजरें उन दोनों पर थी, इसलिए प्रियांश नैना को कुछ कह ही नहीं पाया और ना ही अपने से दूर कर पाया। अभी प्रियांश और नैना उस डांस में खोए हुए थे कि तभी सुहाना हॉल में आई। पूरे हॉल में अंधेरा था, बहुत हल्की लाइट जल रही थी। सुहाना भीड़ को चीरती हुई डांस फ्लोर की तरफ पहुंची। पूरा डांस फ्लोर रोशनी से भरा हुआ था और सुहाना की नजर प्रियांश और नैना पर पड़ी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे और डांस में ऐसे खोए हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह से पागल थे। सुहाना थोड़ी देर तो उन लोगों को ऐसे ही देखती रही, लेकिन अब उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पैर पटकती हुई वहां से जाने लगी कि तभी प्रियांश उसके पास आई और उसने पूछा, क्या हुआ? तकलीफ हुई तुम्हें प्रियांश और नैना को साथ देखकर? सुहाना ने गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखा। प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या करें, मेरी भाभी है इतनी खूबसूरत कि किसी का दिल भी उनके ऊपर आसानी से आ जाएगा। फिर प्रियांश की इसमें गलती क्या? वैसे भी तुम जैसी लड़की जिसका ना कोई कल्चर है और ना ही कोई एटिकेट्स, तुम में आखिर ऐसा क्या है जो प्रियांश तुमसे शादी करता? एक नंबर की चीटर हो तुम। तुम्हारी वजह से प्रियांश का क्या हाल हुआ था याद तो होगा ना तुम्हें? और अब आपकी हिम्मत तो देखो, उसकी सगाई में चली आई। वैसे एक बात तो बताओ, तुम उसकी सगाई में आई क्यों? और अगर आ ही गई हो तो इतना तो पता ही होगा कि सगाई के बाद उन दोनों की शादी भी होगी, और फिर शादी के बाद क्या होगा ये तो तुम अच्छी तरह से जानती होगी। वो दोनों हनीमून पर भी जाएंगे, एक दूसरे के करीब भी आएंगे। कैसे बर्दाश्त कर पाओगी तुम ये सब? बड़ी हिम्मत है तुम में कि तुम प्रियांश की सगाई में आ गई। वैसे क्या सोचकर आई थी? यही कि प्रियांश को कुछ भी उल्टा सीधा पट्टी बनाकर उसकी सगाई तुड़वा दोगी। लेकिन इतना याद रखना कि पुरोहित खानदान के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम जैसी लड़की हमारे घर की बहू बने। अब चलो निकलो यहाँ से। काफी बेइज्जती करवा ली तुमने अपनी, और अपनी आंखों से नैना और प्रियांश को तो देख ही लिया है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वो दोनों मीट फॉर ईच अदर है। प्रियांश की खरी खोटी सुनकर सुहाना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए हॉल से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और प्रियांश को फोन लगाने लगी। प्रियांशी की खरी खोटी सुनकर सुहाना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए हॉल से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और प्रियांश को फोन लगाने लगी। प्रियांश का फोन वाइब्रेटर पर था। यहाँ नैना अभी भी प्रियांश को विदित समझकर उसके साथ डांस में खोई हुई थी कि तभी प्रियांश का फोन वाइब्रेट करने लगा। प्रियांश ने धीरे से नैना का हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे कहा, एक्सक्यूज मी नैना, किसी का फोन आ रहा है, मुझे कॉल लेनी पड़ेगी। कोई जरूरी कॉल ना हो, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर ज्वाइन करूंगा। जैसे ही नैना ने प्रियांश की बात सुनी, वो एक झटके से प्रियांश से दूर जाकर खड़ी हो गई, जैसे उसे होश आया हो कि वो क्या करने जा रही थी। वो हैरानी से प्रियांश की तरफ देखे जा रही थी और प्रियांश समझ गया कि नैना किसी और को समझकर उसके साथ डांस कर रही थी। प्रियांश ने आंखें झुका ली और एक बार फिर नैना के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, अब हम बहुत थक गए, अब आप लोग डांस फ्लोर पर एंजॉय कीजिए, हम खाना खाने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी खाना पसंद आया होगा। आप लोग डांस एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे सो ब्यूटीफुल। सब तालियां बजाने लगे, आपस में बातें भी कर रहे थे कि दोनों का जोड़ा कितना अच्छा है, सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों डांस करते हुए, और ऐसे ही न जाने कितनी बातें प्रियांश और नैना के कानों में पड़ रही थी। प्रियांश नैना का हाथ पकड़कर भीड़ को चीरते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा। नैना की आंखें झुकी हुई थी, एक हाथ से उसने अपना लहंगा पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ प्रियांश ने पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए नैना डाइनिंग हॉल में पहुंच गई। प्रियांश ने उसे एक चेयर पर बिठा दिया और उससे पूछा, ठीक तो हो ना तुम, या बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया? क्या कर रही थी वहाँ? इतना भी एक्टिंग में घुसना ठीक नहीं है। तुम्हें तो डॉक्टर की जगह एक एक्ट्रेस होना चाहिए था। क्या धांसू एक्टिंग करती हो। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि तुम्हें क्या हो रहा है। सचमुच नैना, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, पर थैंक गॉड जब तुम मुझसे दूर हुई तो मुझे राहत आई और पता लगा कि तुम नाटक कर रही थी सबको दिखाने के लिए। वैसे इस एक्टिंग के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, तुम यहाँ का खाना एंजॉय कर सकती हो, और मेरी एक जरूरी कॉल आ रही है, मैं जरा अपनी कॉल लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम आराम से खाना खाओ। इतना कहकर प्रियांश अपना फोन उठाकर बाहर निकल आया और नैना हैरानी से उसे देखती रह गई। प्रियांश ने अपना फोन निकाला। सुहाना की इतनी सी देर में ही 3 मिस कॉल आ चुकी थी। प्रियांश बाहर निकलकर आया और उसने जैसे ही सुहाना का फोन लगाया, दूर सुहाना की गाड़ी उसे नजर आई। सुहाना अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। प्रियांश ने इधर उधर देखा और सबकी नजर बचाते हुए वो सीधे सुहाना की गाड़ी की तरफ पहुंच गया। उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और सुहाना के बगल में जाकर बैठ गया। सुहाना ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी थोड़ी दूर ले चलो। ड्राइवर गाड़ी लेकर मैरिज हॉल से बाहर निकल गया। सुहाना ने गुस्से से प्रियांश को देखते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा था प्रियांश? प्रियांश ने अनजान बनते हुए सुहाना से कहा, क्या मतलब क्या हो रहा था? मेरी नकली सगाई हो रही थी और क्या, तुम क्या अंदर आई थी? सुहाना ने गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, अंदर भी आई थी और तुम्हारा रोमांस भी देखा था। सुहाना की बात सुनकर प्रियांश ने हैरान होते हुए पूछा, कौन सा रोमांस, क्या बातें कर रही हो तुम? सुहाना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, तुम और नैना एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे न जाने कितना प्यार करते हो। और वो टाउन मार्केट लड़की नैना क्या समझ रही थी अपने आप को? तुम्हारे साथ ऐसे चिपक कर डांस कर रही थी मानो तुम उसे कितना चाहते हो, या फिर वो सब सच था? ये सब क्या हो रहा है प्रियांश? तुमने तो मुझे पागल बना दिया। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझे चाहते हो और दूसरी तरफ तुम उस नैना के साथ इतने कंफर्टेबल रहते हो कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। प्रियांश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो ना हो तुम्हारी ये शादी असली शादी है और 1 साल बाद तुम ताउम्र उस लड़की से तलाक नहीं लोगे। लेकिन एक बात याद रखना प्रियांश, मैं भी सुहाना हूँ और सुहाना जिस चीज पर हाथ रख देती है वो किसी दूसरे की कभी नहीं हो सकती। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अगर तुमने मेरे साथ चीटिंग करने की सोची भी तो मैं तुम दोनों की लाइफ हेल बना दूंगी, इतना याद रखना। प्रियांश ने सुहाना के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो झांसी की रानी, थोड़ा सा थम जाओ, कितना गुस्सा आता है तुम्हें सुहाना। एक पल में तुमने मुझे तो अपराधी बना दिया।
ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुमने देखा था वो सिर्फ एक नाटक था। वो नैना जबरदस्ती एक्टिंग कर रही थी। मैंने उससे बस इतना कहा था कि थोड़ा रियल रहो, और वो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करने लगी। प्रेशर में आ गई थी शायद वो। मैं अभी उसे डांट कर आया हूँ कि इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। है जो भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने एक्स को मिस कर रही हो। सुहाना ने हैरान होते हुए प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? वो अपने एक्स को क्यों मिस करेगी? इतना अच्छा खानदान मिल रहा है उसे, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतने अमीर खानदान में उसकी शादी होगी। और तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मिडिल क्लास विदित को मिस कर रही होगी? प्रियांश ने सुहाना से कहा, पहली बात तो तुम ठीक से बात करना सीखो सुहाना। ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन इस तरह से किसी की क्लास पर जाना अच्छी बात नहीं है। पहले भी तुमने नैना को डाउन मार्केट बोला, अब तुम विदित को मिडिल क्लास बोल रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। प्रियांश की बात सुनकर सुहाना ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तो अब तुम्हें अपनी नैना के लिए बुरा भी लगने लगा? और नैना तो नैना, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के लिए भी तुम्हें सुनना गवारा नहीं है। वाह प्रियांश, क्या बात है, इतने प्यार में खो चुके हो कि उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हो। वैसे जो डाउन मार्केट है उसे वही कहना चाहिए, ताकि उसे अपनी हैसियत याद रहे। तुम्हें बुरा लगता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मत बोलो, पर मैं तो बोलूंगी। प्रियांश ने अपनी भाभी चढ़ाते हुए सुहाना से कहा, अच्छा चलो, अब यहाँ तक आई हो तो खाना भी खाकर जाना। अंदर चलो, ताकि मेरे पेरेंट्स को ये यकीन आ जाए कि तुमने मेरे और नैना के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रियांश की बातें सुनने के बाद सुहाना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी हुई है ना प्रियांश? मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। प्रियांश ने सुहाना से कहा, तुम्हारी फीलिंग्स की ही फिक्र है, इसलिए इतना बड़ा नाटक करना पड़ रहा है। मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। एक बार मॉम और पापा को ये यकीन आ जाए कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। नैना से शादी करने के बाद हम दोनों 1 साल के बाद ही डिवोर्स ले लेंगे। उसके बाद मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं माँ और पापा को ये बोल सकता हूँ कि गलती आप लोगों की है। आपने मेरी पसंद बिना पूछे मेरी शादी नैना से करवाई, और नैना ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। उसके बाद तुम्हें एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही सुहाना, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए यही सब कर रहा हूँ? वरना उस झगड़ालू नैना को एक पल के लिए बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल होता। बाप रे, हर बात पर वो मुझे ताना मारती है, कोई भी मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। अब तुम ही सोचो, उस नैना को मैं कैसे जा सकता हूँ, कैसे उसे प्यार कर सकता हूँ? तुम्हें बात समझनी चाहिए। प्रियांश की बातें सुनकर सुहाना को उस पर धीरे धीरे यकीन होने लगा। उसने प्रियांश से कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ। चलो तुम पहले अंदर जाओ, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को शक ना हो जाए। तुम्हारे जाने के बाद ही मैं अंदर आऊंगी। प्रियांश मुस्कुराता हुआ अंदर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, सामने नैना खड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए थे और गुस्से से प्रियांश की ओर देख रही थी। उसे इस तरह खड़ा हुआ देखकर प्रियांश ने चौंकते हुए अपने कदम पीछे लिए। फिर उसने नैना से पूछा, तुम मुझे इस तरह से क्यों हो रही हो और यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? नैना ने प्रियांश से कहा, पहले तो तुम बताओ कि तुम इतनी देर के लिए कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? वहाँ सब लोग खाने की टेबल लगाकर हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो कह रहे थे कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही थी, और तुम क्या कर रहे हो? कौन ऐसी अपनी नई नवेली एंगेज्ड दुल्हन को छोड़कर इधर उधर मुंह मारता फिरता है? लोगों को शक तो अपने आप ही हो जाएगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। और वैसे तुम बाहर क्या करने गए थे? अभी नैना प्रियांश से बात कर ही रही थी कि उसने दूर से सुहाना को अंदर आते हुए देखा। उसकी भवें सिकुड़ गई। उसने अपनी आंखें निकालकर प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो ये बात है, इस छिपकली का वेलकम करने गए थे। इसी का फोन आया था ना? इतनी देर तक तुम इसके साथ थे? तुम रुको, अभी रुको, अभी अभी मैं तुम्हारा ये भांडा फोड़ती हूँ। अभी तुम्हारी माँ को सब कुछ बताती हूँ। ऐसा कहकर नैना अपना लहंगा दोनों हाथों से पकड़कर जैसे ही अंदर की ओर भागी, प्रियांश ने उसे पीछे से पकड़ा। नैना की चुन्नी प्रियांश के हाथ में आई और उसका गला खींचते हुए वो सीधे प्रियांश की बाहों में जाकर गिरी। प्रियांश ने उसे गिरने से बचाने के लिए अपने हाथों में पकड़ लिया। नैना ने गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, डर गए? तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो कि तुम्हें डरना पड़े? प्रियांश ने डरते हुए नैना से कहा, तुम्हें क्या हो गया नैना, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? सुहाना का फोन आया था, वो मुझसे एड्रेस पूछ रही थी, उसे होटल की लोकेशन नहीं मिल रही थी, तुम्हें उसे वही देने गया था, और तुम हो की बात का पतंगड़ बना रही हो। नैना और प्रियांश अभी भी उसी पोजीशन में थे कि सुहाना एक बार फिर उन दोनों को इतना करीब देखकर गुस्से से भर गई। जैसे ही नैना की नजर सुहाना पर पड़ी, एक बार फिर वो आधा से उठी और प्रियांश के गले लग गई। प्रियांश हैरान रह गया। नैना प्रियांश से चिपक कर खड़ी हुई थी और पीछे से उसे सुहाना नजर आ रही थी। वो सुहाना को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और सुहाना उन दोनों को देख रही थी। सुहाना दौड़ती हुई प्रियांश के पास आई तो नैना ने प्रियांश को जोर से हक कर लिया। सुहाना उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। सुहाना को देखकर एक बार फिर प्रियांश घबरा गया। उसने नैना को अपने आप से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसे जोर से जकड़ा हुआ था। प्रियांश की हालत ऐसी हो रही थी कि काटो तो खून नहीं। ना वो नैना को अपने आप से दूर जाने के लिए कह सकता था, ना ही सुहाना को अपनी स्थिति समझा सकता था। सुहाना ने गुस्से से नैना का हाथ पकड़ा और उसे प्रियांश से दूर कर दिया। सुहाना की हरकत देखकर प्रियांश और नैना दोनों हैरान रह गए। प्रियांश ने सुहाना से पूछा, क्या कर रही हो सुहाना? सुहाना ने गुस्से से प्रियांश की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बेशर्म लड़की को कुछ कहना चाहिए था, जो तुमसे बेल की तरह लिपटी हुई है, और उसे कहने की बजाय तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने क्या किया? जो कुछ भी किया ठीक किया। तुम मेरे हो और मेरे सामने मेरी चीज को कोई टच करे मुझे पसंद नहीं। नैना भी गुस्से से अपना लहंगा पकड़कर सुहाना के पास आई। उसने प्रियांश के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अच्छा तो ये तुम्हारी चीज है, लो मैंने इसे छू लिया, अब तुम क्या करोगी? हाथ काट दोगी मेरा या प्रियांश का हाथ काटोगी? सुहाना ने गुस्से से नैना का हाथ प्रियांश के कंधे से हटा दिया। वो प्रियांश की बाह पकड़कर उससे सटकर खड़ी हो गई और नैना से पूछा, ठीक समझा तुमने, जो मेरे प्रियांश को टच करेगा उसका हाथ भी काटूंगी और उसका खून भी काटूंगी। मरना चाहती हो मेरे हाथों से? नैना भी प्रियांश के पास आई और उसने प्रियांश का दूसरा हाथ पकड़ा। वो उससे चिपक कर खड़ी हो गई और फिर सुहाना को देखते हुए कहा, लो मैंने तो तुम्हारे प्रियांश को पूरा का पूरा टच कर लिया, अब करके दिखाओ मेरा खून। मैं भी देखती हूँ कि किसमें कितना दम है और कौन मरने वाला है यहाँ पर, तुम या मैं। दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही थी और प्रियांश बीच में सैंडविच बना हुआ था। प्रियांश ने देखा कि अगर थोड़ी देर और इन दोनों को रोका नहीं गया तो अंदर जितने भी मेहमान हैं उन सबको पता चल जाएगा कि बाहर क्या चल रहा है। सुहाना और नैना बिल्लियों की तरह लड़ रही थी और प्रियांश बीच में सैंडविच बना हुआ था। प्रियांश ने देखा कि अगर थोड़ी देर और इन दोनों का रोका नहीं गया तो अंदर जितने भी मेहमान हैं उन सबको पता चल जाएगा कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा सोचते ही प्रियांश ने उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? थोड़ा सा ख्याल तो कर लो कि कहाँ खड़ी हो, अंदर सारे मेहमान हैं। अगर किसी ने तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख लिया तो बेकार में बातें करने लगेंगे। सुहाना तुम चुपचाप अंदर जाओ, मैं नैना के साथ आ रहा हूँ। प्रियांश की बात सुनकर सुहाना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, टू हेल विद यू एंड योर नैना, बाहर में जाओ तुम प्रियांश, मुझे तुमसे और तुम्हारी एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर सुहाना दोबारा गुस्से से पैर पटकते हुए गेट से बाहर निकल ही रही थी कि तब तक प्रियांश भी वहां आ गई। उसने सुहाना को देखकर प्रियांश से पूछा कि यहाँ क्या कर रही थी, और अगर आई थी तो बाहर से ही क्यों जा रही है, खाना वाना तो खाकर जाती। प्रियांश ने थोड़ा रूखे स्वर में प्रियांशी से कहा, कुछ नहीं, वो नैना को भला बुरा कह रही थी, मैंने उसे समझाया तो गुस्सा होकर चली गई।
प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुमने नैना की वजह से अपनी इतनी प्यारी दोस्त से झगड़ा किया। ये बात अगर माँ को पता चल गई तो माँ तो बहुत खुश हो जाएंगी। प्रियांश ने प्रियांशी से पूछा, क्यों, माँ क्यों खुश हो जाएंगी? प्रियांशी ने अपनी बात संभालते हुए प्रियांश से कहा, मेरा मतलब है वो इसलिए खुश हो जाएंगी कि उन्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम और नैना एक दूसरे को कितना चाहते हो, तुम्हें नैना की कितनी फिक्र है। चलो जाने दो उस लड़की को, वो यही डिजर्व करती है। तुम दोनों अंदर चलो, सब लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, खाने की टेबल लग चुकी है। और वैसे भी नैना की माँ कह रही थी कि फंक्शन को जल्दी से खत्म करना होगा, नैना को पढ़ाई भी करनी होती है, उसके एग्जाम जो आने वाले हैं। प्रियांश भारी मन से नैना को लेकर अंदर जाने लगा, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सुहाना उससे नाराज होकर चली गई है, और ये बात नैना को समझ आ रही थी। नैना ने धीरे से प्रियांश के कान में कहा, अपना सड़ा हुआ मुंह सुधार लो, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। प्रियांश ने अपने दांत पीसते हुए नैना से कहा, बस करो नैना, आपकी वजह से बेकार में मेरे और सुहाना के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो गई है, अब तो चुप हो जाओ, अब तो तुम्हें शांति मिल गई होगी ना, वो मुझसे नाराज होकर जा चुकी है। प्रियांश की बात सुनकर नैना का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप खाना खाने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मुझे सुहाना को लेकर गुस्सा क्यों आता है, क्यों मैं सुहाना के सामने जानबूझकर प्रियांश के करीब जाने की कोशिश करने लगती हूँ, मैं उसे ये सब क्यों दिखाना चाहती हूँ कि प्रियांश मुझे चाहता है। क्या फर्क पड़ता है प्रियांश किसे चाहता है और किसे नहीं, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रियांश मुझे नहीं चाहता है। ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, एक झूठ है, लेकिन क्यों मैं इस झूठ में उलझ रही हूँ और इसे सच मानकर जीने की कोशिश करने लगी हूँ। दूसरी तरफ चौबेपुर में नैना के वहां से जाने के बाद तारा सोच में पड़ गई। वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि अगर अर्जुन को ये बात पता चल गई कि नैना और कोई नहीं बल्कि उसकी सगी बहन है, तो अर्जुन कहीं उससे नाराज होकर ये रिश्ता न तोड़ दे, क्योंकि एक वही थी जिसने अर्जुन को नैना से दूर जाने की सलाह दी थी। तारा यही सब सोच सोचकर घबरा रही थी और उसने अपनी तबीयत भी खराब कर ली। उसका सिर पूरी तरह से दर्द होने लगा था, इसलिए उसने अपने भारी कपड़े उतारे और घर के कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गई। शायद अभी मेहमान गए नहीं थे। जब अर्जुन दोबारा तारा के कमरे में आया, तारा को इस तरह परेशान देखकर उसने अचरज से कहा, तुमने कपड़े भी बदल लिए, अभी मेहमान तो गए भी नहीं है, अगर किसी ने तुम्हें बुला लिया तो फिर क्या होगा? तारा ने थोड़ा परेशान और शर्माते हुए अर्जुन से कहा, अगर कोई बुलाएगा तो बता देना अर्जुन, मैं दोबारा तैयार हो जाऊंगी। अर्जुन ने थोड़ा गंभीर होते हुए तारा से पूछा, जब हमारी सगाई हो रही थी तब आप इतनी खुश थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप बहुत उदास हो गई हैं, क्या बात है तारा, हमें नहीं बताओगी? तारा ने आंखें चुराते हुए अर्जुन से कहा, कुछ नहीं, बस अपने परिवार की याद आ रही थी, काश वो लोग यहाँ होते तो कितने खुश होते, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है जैसे वो लोग यहाँ नहीं है। अर्जुन ने तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए सहानुभूति से कहा, आपको भूख लगी होगी, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? बाहर हलवाइयों ने तरह तरह के खाने बनाए, आपकी पसंद की भी कई चीजें हैं, आप कहें तो आपके लिए लेकर आ जाऊं? तारा ने अर्जुन से कहा, नहीं, हम सब साथ में खाएंगे, माँ जी को भी फ्री हो जाने दीजिए, सबके जाने के बाद हम खाना खाएंगे। अर्जुन वहीं तारा के पास बैठ गया, उसने तारा का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथों से उसका सिर दबाने लगा। अर्जुन के प्यार भरे स्पर्श से तारा को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा, एक बात कहूं अर्जुन? अर्जुन ने तारा से कहा, बिल्कुल कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तारा ने अर्जुन से पूछा, क्या मुझे हमेशा इतना ही प्यार करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तारा हैरान हो गई और उसने अपनी आंखें उठाकर एक बार फिर अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, इससे भी ज्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दिल से धोखा खाई हुई हैं और धोखा खाया हुआ इंसान बहुत दुखी होता है। हम आपके सारे दुख दूर कर देना चाहते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपने परिवार से इतने दिनों से दूर हैं, आप कितनी दुखी होंगी, इस बात का हमें अंदाजा है, और हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपने प्यार से आपको खुश रखें, आपको इतनी खुशी दें कि आप सब कुछ भूल जाएं, अपना अतीत, अपनी बुरी यादें, सब कुछ। तारा ने अर्जुन से पूछा, और अगर कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती की है, कोई बात आपसे छुपाई है, तो फिर आप मुझे माफ कर देंगे? तारा ने अर्जुन से पूछा, अगर कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती की है, कोई बात आपसे छुपाई है, तो फिर आप मुझे माफ कर देंगे? अर्जुन ने तारा को समझाते हुए कहा, ये तो बात पर डिपेंड करता है, वैसे हमें पता है कि आप हमसे कुछ नहीं छुपाती हैं। जब आपकी जिंदगी का इतना बड़ा सच हमें पता है, तो इससे बड़ा और कोई सच हो ही नहीं सकता। अब आप ये सब क्या बातें लेकर बैठ गई हैं तारा? आपको खुश होना चाहिए, आज हमारी सगाई हुई है। आपको पता है बाहर पंडित जी दादू से क्या कह रहे थे? तारा ने अर्जुन से पूछा, क्या कह रहे थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि अब इन दोनों की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। अब आप बताइए कि हमें शादी की डेट कब रखनी चाहिए, अगले हफ्ते या अगले महीने? आप जब कहेंगे हम तभी शादी करेंगे। तारा शर्मा गई, उसने अर्जुन से कहा, जब अच्छा लगे। मैं क्या कहूँ? अर्जुन ने तारा के बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको शादी की कोई जल्दी ही नहीं है। तारा ने शर्माते हुए कहा, हम कौन सा बहुत दूर रहते हैं, एक ही घर में तो रह रहे हैं, एक दूसरे को जी भर के देखते हैं, फिर इसमें जल्दबाजी की क्या जरूरत है? जब अच्छा मुहूर्त हो तभी शादी करेंगे। अर्जुन ने शरारती लहजे में तारा से कहा, अच्छा, लेकिन हमें तो बहुत जल्दी है, हम तो चाहते हैं कि हमारी शादी कल ही हो जाए और फिर हम दोनों कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे। बताइए जरा, आपको कहाँ घूमने चलना है? अर्जुन की बात सुनकर तारा कुछ देर सोच में पड़ गई। तारा को सोच में डूबा हुआ देखकर अर्जुन ने उससे पूछा, आप क्या सोच रही हैं तारा? क्या हमने आपसे इतना मुश्किल सवाल किया है कि जिसका आपके पास जवाब ही नहीं है? अपनी सोच से बाहर आकर तारा ने अर्जुन से कहा, नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है, असल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझ जैसी गरीब घर की लड़की ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मेरी ऐसे घर में शादी होगी। आप जैसा समझदार और खूबसूरत लड़का मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहेगा, और सबसे बड़ी बात, शादी के बाद घूमने जाना, ये तो मेरी लिस्ट में कभी था ही नहीं, क्योंकि हमारे मोहल्ले की कोई भी लड़की शादी के बाद कहीं नहीं गई, या ये कह ले कि किसी के पास इतना पैसा ही नहीं था। एक शादी करके लोग कंगाल हो जाते हैं, घूमने कहाँ ही जाएंगे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं हनीमून पर जाऊंगी, इसलिए मैं सोच में पड़ गई कि आपसे क्या कहूँ। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब की तरह है। तारा की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगे। उसने तारा से कहा, अब आपके सारे ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है तारा, हम आपको इतनी खुशियां देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए, आपने कभी विदेश घूमने का सोचा? तारा ने जोर से हंसते हुए कहा, अपने शहर से दूर शहर भी नहीं गई हूँ, विदेश तो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम हनीमून पर कहीं विदेश जाएंगे, हम आपको पेरिस लेकर जाएंगे या फिर स्विट्जरलैंड, जहाँ भी आप जाना चाहें। स्विट्जरलैंड का नाम सुनकर तारा की आंखें चमकने लगी। उसने जोर से चहकते हुए पूछा, क्या सचमुच? आप मुझे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, बहुत खूबसूरत है ना? हाँ अर्जुन, मैं स्विट्जरलैंड ही चलूंगी। क्या सचमुच आप मुझे स्विट्जरलैंड लेकर जाएंगे? क्या मुझे मजाक कर रहे हैं?
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे तारा? अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब जैसे ही शादी की डेट निकलेगी हम स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर देंगे और आप अपने लिए शॉपिंग कर लेना, क्योंकि आपकी ये साड़ी और सूट वहाँ नहीं चलेंगे। आप समझ रही है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपने देखा है ना फिल्मों में वो हीरोइनों वाले कपड़े? तारा ने शर्माते हुए कहा, बाप रे इतने छोटे छोटे कपड़े, नहीं 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 मैं वो तो नहीं पहनूंगी अर्जुन। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं पहनोगी? आपको पता है आप किसी भी हीरोइन से कम थोड़ी हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें वेस्टर्न कपड़े पहनकर भी दिखाएं। हम देखना चाहते हैं कि आप वेस्टर्न कपड़ों में कैसी लगती हैं। तारा ने संकोच करते हुए अर्जुन से कहा, लेकिन हमारे मोहल्ले में आज तक कभी किसी ने सलवार सूट या जींस टॉप के अलावा कुछ और पहना ही नहीं है, और वैसे भी ये हमारी ससुराल है, माँ जी हैं, दादू हैं, उनके सामने क्या ये सब अच्छा लगेगा? अर्जुन ने तारा से कहा, सब अच्छा लगेगा, हमारी माँ बहुत खुले विचारों की है। अच्छा चलिए छोड़िए, हम ऐसा करते हैं एक दिन हम आपके लिए एक अच्छी सी जीन्स और टॉप लेकर आएंगे, आप माँ के सामने पहनकर जाना, देखते हैं माँ का रिएक्शन क्या होगा। तारा ने अर्जुन से मिन्नत करते हुए कहा, नहीं नहीं ये सब मुझसे नहीं होगा अर्जुन, प्लीज मुझे सलवार सूट में ही रहने दो। अर्जुन ने तारा से अधिकार जताते हुए कहा, हमने कह दिया तो कह दिया, हम जानते हैं कि हर लड़की को वेस्टर्न पहनने का शौक होता है और आपको भी होगा, और अभी अभी जैसा कि हमने कहा कि हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तो फिर बात तय हुई कि हम जैसा कहेंगे आपको वैसा ही करना होगा। तारा ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे भी वेस्टर्न कपड़े पहनने का शौक है? अर्जुन ने हंसते हुए खुलासा किया, आपके कमरे में जो मैगजीन रखी हुई है और आप उसमें जो वेस्टर्न कपड़ों की तस्वीरें देखती रहती हैं, उससे ही पता चला कि आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन किसी वजह से आप ये सब कपड़े नहीं पहन पाती हैं। अभी अर्जुन और तारा बात कर ही रहे थे कि तब तक कुंती जी कमरे में आ गई, अर्जुन और तारा को खाने पर बुलाने के लिए। कुंती जी ने तारा को इस तरह आराम करते हुए देखकर कहा, अरे आपने तो कपड़े भी चेंज कर लिए। खैर मेहमान तो जा चुके हैं, हमने उनसे कह दिया कि तारा की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे आपने अच्छा ही किया, ये साड़ी थोड़ी सी भारी भी है, इसे संभालना इतना आसान नहीं। अच्छा चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं, सब जा चुके हैं, बाबूजी आपका इंतजार कर रहे हैं। तारा ने साड़ी और वो खानदानी हार कुंती जी को देते हुए कहा, माँ जी अब इसे आप संभाल कर रख दीजिए। कुंती जी ने तारा से मुस्कुराते हुए कहा, कि तो हमने आपको दे दिया है, अब ये आपका हुआ और इसको संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब इसे अपनी अलमारी में रख दीजिए और अपनी अलमारी की चाबी भी अपने पास रखिए। तारा मना करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो चुप रह गई। तारा कुंती जी के दिए गहने को रखने से मना करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो चुप हो गई। दूसरी तरफ सगाई खत्म होने के बाद राधिका जी अपने परिवार के साथ प्रियांश की गाड़ी में बैठकर घर आ रही थी। रास्ते में उन्होंने नैना से पूछा, तुम्हें कैसा लगा नैना? सब ठीक तो था ना? सबने तुमसे अच्छे से बात की ना? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ सब ठीक था, सब खुश थे, मुझे अच्छी तरह से ही बात कर रहे थे। क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों लगा? और बाय द वे भाभी आप लोग बार बार कहाँ गायब हो रहे थे? मैं बार बार आप लोगों को ढूंढ रही थी और सगाई के बाद आप लोग फोटो खिंचवाने भी नहीं आए। अनीता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राधिका जी ने उसका हाथ दबा दिया और वो चुप हो गई। तभी रूही ने नैना से कहा, माँ और दादी तो आना चाहते थे, लेकिन वो प्रियांशी बुआ है ना, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए हमें स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। बुआ मेरा बहुत मन था आपके साथ फोटो खिंचवाने का, लेकिन उन्होंने हमें जाना ही नहीं दिया। रूही की बात सुनकर नैना को बहुत बुरा लगा। उसने राधिका जी और अनीता से कहा, प्रियांशी दीदी ने आप लोगों से ऐसा कहा है, आपको उस वक्त हमें बताना चाहिए था, आपने उनकी बात ही क्यों मानी? आपको उसी वक्त ऊपर आ जाना चाहिए था। अगर प्रियांश उनका भाई है तो आप लोग मेरी फैमिली है, वो आप लोग से ऐसे कैसे कह सकती हैं? राधिका जी ने नैना को समझाते हुए कहा, बेटा इसमें उसकी गलती नहीं है, उसे तो सब कुछ देखना है ना, भले ही उन लोगों के मन में कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें तो पता है रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते हैं, इसीलिए उस बेचारी ने मुझे मना कर दिया और अच्छा ही हुआ उसने मुझे समझा दिया, वरना मैं बेवकूफ़ों की तरह ऊपर आ जाती। और ये बात तो तुम्हें भी समझनी होगी कि तुम हमारी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊंचे खानदान में ब्याहने जा रही हो और इसलिए हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। नैना को ये सब बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। खैर वो चुपचाप घर आ गई। नैना ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लग गई, लेकिन जैसे उसने किताब का पन्ना खोला उसके सामने एक पल आने लगा जब वो प्रियांश के साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। बार बार प्रियांश का स्पर्श उसे सेहरन दे रहा था। उसने गुस्से से अपनी किताब बंद की और फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन एक बार फिर प्रियांश का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोल दी और फिर मनी मन कहने लगी, ये प्रियांश ना मुझे पढ़ने देता है ना सोने देता है, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, पर मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं उससे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। आज मेरे भाई की जो हालत है उसकी वजह प्रियांश ही है। नहीं नैना तुम्हें उसकी आंखों में नहीं खोना है। दीदी सच कहती थी, हमारी हैसियत और उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। प्रियांश सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर ये सोचते ही नैना एक बार फिर बिस्तर से उठकर बैठ गई और अपनी किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगी, और इस बार वो अपनी कोशिश में सफल भी रही। समय अपनी गति से बढ़ने लगा और देखते ही देखते 2 महीने और बीत गए। नैना का पहला सेमेस्टर खत्म हो गया और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई। उसकी कॉलेज के सारे प्रोफेसर उससे प्रभावित थे, सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। नैना कॉलेज जाती तो थी, लेकिन उसका मन नहीं करता था, क्योंकि हर दिन विदित और रिद्धि उसके सामने होते और विदित और रिद्धि को देखकर उसके दिल के घाव हरे हो जाते थे। उन दोनों का चेहरा देखकर वो हर वक्त यही सोचती रहती थी, आखिर इन दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो विदित ने मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? लेकिन नैना की एक अच्छी बात ये थी कि उसे अपनी पारिवारिक स्थिति अच्छी तरह से पता थी। वो जानती थी कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और इसलिए वो अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी। पहला सेमेस्टर पूरा होते ही घर में खुशी का माहौल छा गया। आज नैना खुश होकर मिठाई लेकर अपने घर पहुंची। नैना ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया और नैना की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सामने अनिल खड़ा हुआ था अपने पैरों पर और उसने ही दरवाजा खोला था। ये देखकर नैना उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, आज मैंने सोचा था कि घर में जो भी आएगा मैं उसके लिए दरवाजा खोलूंगा। अनीता आई और मैंने दरवाजा खोला, वो भी मुझे देखकर ऐसे ही रोने लगी, और तुम आई हो तो तुम भी रो रही हो। अरे तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि आखिर भगवान ने तुम लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। तुम्हें चलकर दिखाऊं? मैं अब धीरे धीरे चलने भी लगा हूं। हाँ अभी भाग नहीं सकता, लेकिन जब चलने लगा हूँ तो एक ना एक दिन भागने भी लगूंगा। अनिल की बातें सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मिठाई का डिब्बा खोलकर उसके मुंह में मिठाई खिला दी। अनिल ने नैना को देखकर पूछा, अरे तुम्हें क्या पता था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, इसलिए पहले से मिठाई लेकर आ गई? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन शायद भगवान ने आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन बनाया है। आपको पता है आज 2 गुड न्यूज है। पहली तो ये कि मेरा भाई अब ठीक हो गया है, और दूसरी ये है कि मैं अपने सेमेस्टर में बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुई हूँ। भैया
एक बार फिर मैंने अपनी क्लास के सभी बच्चों को पीछे छोड़ दिया। नैना के मुंह से ये सुनकर अब रोने की बारी अनिल की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए।